मेंस में डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी ने जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल 6 पेपर्स का दिया है। तो मैंने हर टॉपिक के यूपीएससी सिलेबस के हर टॉपिक के अपने अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में 2 पन्ने का कंटेंट मेरा रेडी था, स्टैटिक पोर्शन, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इवन करंट के क्वेश्चन में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मुझे अभी याद आ रहा है GS2 का टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, ऐसे एक टॉपिक है GS2 में, है ना, दूसरे कंट्रियों की कॉन्स्टिट्यूशन से अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन कराने का। तो वो मेरा स्टैटिक नोट्स प्रिपेयर था। तो मेरे टाइम या सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट मुझे याद नहीं है अभी, उस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन का, आप देखिए किस तरह से। तो वो स्टैटिक से मेरा पूरा क्वेश्चन मेरा बिल्कुल याद था। मैं जितना टाइम दिया गया था, मतलब जैसे समझ लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चन को हम जनरली 7 मिनट देते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन को 11 मिनट देते हैं। तो मेरा वो क्वेश्चन 11 मिनट की जगह 9 मिनट में कंप्लीट हुआ, क्योंकि मुझे सारे पॉइंट्स एकदम एग्जैक्ट याद थे। तो एज इट इज मैंने पेपर पे लिख दिया, ठीक है। तो कई बार बहुत हेल्प हो जाती है। और भी टॉपिक हैं, कई टॉपिक हैं, मैं डिस्कस डिटेल में नहीं कर सकता कि हर टॉपिक क्या है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए हर टॉपिक वाइज, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स के तो मेरे इतने अच्छे नोट्स थे, उसमें डेफिनेशन, हर टॉपिक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कीवर्ड्स और डायग्राम, ये सारे हर टॉपिक पे मेरे कुछ कुछ बने हुए थे, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिल जाती है कंटेंट डेवलप करने में, आंसर राइटिंग में। तो ये एक सिलेबस का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है कॉपीज ऑफ टॉपर्स, सी। तो कॉपीज ऑफ टॉपर्स इसलिए हेल्प करती है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप कभी भी इंटरनेट पे जाएंगे और टॉपर्स की कॉपी डालेंगे, देखी भी होंगी आपने, कई वेबसाइट्स पे डली हुई हैं, मेरी भी कॉपी मिल जाएंगी आपको। तो वो कॉपी अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोर्ड के एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बिल्कुल पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं। यहाँ तो अगर आपने किसी ने कॉपी देखी हो यूपीएससी की या फिर प्रैक्टिस की, तो स्पेस अलॉटेड होता है। 50 पेजेस की कॉपी आती है, फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखा होता है, फिर 2 पेज खाली होते हैं, फिर थर्ड पेज पे टॉप पे फिर से क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने एक बार क्वेश्चन गलत कर दिया, गलत पढ़ लिया और स्पेस काट दिया, तो फिर आपके पास कोई स्पेस नहीं है उसके आंसर को लिखने का, ठीक है। तो ये मैथ्स वाले ऑप्शन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसीलिए रहता है, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत कैलकुलेशन कर दी और काटना पड़ गया तो आपके पास कोई स्पेस नहीं है, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये गलती इसलिए थोड़ा सा नहीं करें। तो इसलिए वहाँ पे तो पूरा स्पेस डिफाइंड स्पेस होता है कि इसमें ही करना है, ठीक है। तो इसलिए कॉपीज अगर आप टॉपर्स की देख लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन कितने तरह के हो सकते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। अब लोग पूछते हैं इंट्रोडक्शन में कैसे क्या करें, फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। आप लोगों ने होपफुली आंसर राइटिंग कुछ तो शुरू कर दी होगी ना, आइडिया होगा। हाँ, तो जैसे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखें, करंट अफेयर्स से न्यूज़ से लिखें, या कोई फैक्ट लिखें, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कोट करें, या फिर कैसे इंट्रोडक्शन को लिखा जाए। तो नॉर्मली आप देखेंगे यूपीएससी जो हम लोगों ने टॉपर्स कॉपी से ऑब्जर्व किया, नॉर्मली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में लोग डेफिनेशन लिखते हैं की टर्म्स की, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट कोई की टर्म होती है ना। और अगर पॉलिटी का है तो हम लोग जनरली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल से कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन, तो आर्टिकल नंबर कोट कर दिया। गवर्नर के बारे में आ गया, आर्टिकल नंबर कोट कर दिया। इमरजेंसी कोई प्रोविजन पूछा है तो आर्टिकल कोट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कोई इंडेक्स, कोई चीज़ अगर आपकी न्यूज़ में आई हो इंडेक्स रिलेटेड, पावर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कोई भी आया न्यूज़ में वो कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके अलावा इकोनॉमिक में कोई क्वेश्चन आ गया तो SDI कोड करना, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कोड करना, नीति आयोग की रिपोर्ट कोड करना, ये सब तरह के इंट्रोडक्शन आपको कॉपर्स कॉपी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये दिखा देता है कि हाँ इस तरह से इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। ये अच्छा एक इंप्रेशन डालेगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन की कि हाँ क्वेश्चन लड़के को समझ में आ गया, क्वेश्चन में रिलेवेंट टॉपिक इसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। फिर बॉडी में किस तरह लिखें, प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं कभी आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। कीवर्ड्स ही जैसे जो भी चेक करता है एग्जामिनर, उसके पास भी क्वेश्चन के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उसके पास। कीवर्ड्स उसको अगर आंसर में मिल गए तो आंसर अच्छा है, कीवर्ड्स नहीं मिले तो उसको वो आंसर फिर वही लगता है कि ये सब वैसे ही लिखा है सब अपने मन से, ठीक है। तो कीवर्ड्स ढूंढता है वो जनरली एग्जामिनर। तो कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स क्या है, इकोनॉमी अगर कोई है तो इकोनॉमी का कोई टॉपिक आया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो हमारे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो होने ही चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्ट की बात है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा कीवर्ड है। अब ये आंसर में मिसिंग मिलेगा तो लगता है कि टेक्निकली साउंड नहीं है, बच्चे का नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में, ठीक है, जनरल चीजें लिखा है।
फॉरेन पॉलिसी जो हमारी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, वो होनी चाहिए कोड। जैसे कुछ कीवर्ड्स हमेशा होते हैं, तो वो आप जब स्टैटिक के नोट्स बनाएंगे तो जनरली इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन, फिर कभी कभी टॉपर्स मैप डाल देते हैं, डायग्राम डालते हैं। ज्योग्राफी में जनरली आप देखेंगे अगर ऑफिस, तो उसमें मैप मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे, तो वो आप निकाल भी सकते हैं, अपने नोट्स में डाल दीजिए निकाल के कि ये टॉपिक आएगा तो मैं ये एग्जाम्पल या ये डायग्राम या मैप कोड कर दूंगा, ठीक है। तो अपने नोट्स का एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, प्लस उनसे समझ भी सकते हैं कैसे प्रेजेंटेशन रहेगी, ठीक है। वो जनरली आपका हो भी जाएगा जब टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगेगी, तो आप लोगों को बता भी दिया जाता है कि इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखिए, इस तरह से कंक्लूजन लिखिए, प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए, आपका ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है। डबल पेन यूज नहीं करते हैं इसमें, ये जान लीजिए कि कहीं कोई ग्रीन भी यूज कर रहा है, रेड भी यूज कर रहा है, ब्लैक भी यूज कर रहा है, केवल एक ही पेन की पेन बदलने का भी टाइम नहीं है एक्चुअली। अगर आपको पूरा पेज अगर कंप्लीट करना है पेपर, तो पेन बदलने का भी टाइम नहीं है, पेन रोकने का ही टाइम नहीं है, पेन बदलने कैसे, ठीक है। तो इस तरह की स्पीड जनरली इसमें रहती है, वो प्रैक्टिस से सब आ जाती है, ठीक है। तो टॉपर्स की कॉपी का यूज हो गया प्रेजेंटेशन समझने में कैसे लिखना है, प्लस कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने में। आपने जैसे एथिक्स के मैंने कई एग्जांपल अपने नोट्स में जो डाले थे, वो टॉपर्स की कॉपी से निकाले डाले थे, उनके ही एग्जांपल कुछ कुछ निकाले और वो अपने कॉपीज में डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से कंटेंट एनरिचमेंट में और उसमें प्रेजेंटेशन में। फिर लास्ट 3 चीजें जो है वो प्रैक्टिस नोट्स एंड रिवीजन, बहुत ही सिंपल लगती हैं, पर ये ही है इस एग्जाम का जो भी है सब, मतलब ये यही नैया पार कराती है हमारी। कैसे? अगर आपने मान लीजिए एक बुक पढ़ी, एक बुक में आपने एक बार रिवीजन किया बस, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार दूसरा बच्चा दूसरा बुक पढ़ रहा है, उसे हो सकता है ज्यादा अच्छा कंटेंट हो, दूसरी बुक पढ़ ली, फिर हो सकता है तीसरा मटेरियल आया, तीसरा बुक पढ़ ली, एक रिवीजन सबका किया है, तो वो ज्यादा याद रहेगा, या फिर एक बुक के 3 रिवीजन 4 रिवीजन आप कर लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ऑब्वियसली जब एक बुक के 4 रिवीजन आप करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, रादर देन कि एक ही 4 बुक को एक बार के बाद पढ़ने से, ठीक है। तो प्रैक्टिस का और रिवीजन का, नोट्स का यही इंपॉर्टेंस है। एक एग्जाम में सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो जो जनरली 90% लोग जो दे रहे हैं वो पढ़ना जरूरी है, तो वो चीजें फिक्स हैं। जैसे प्राइमरी सोर्स जो है हर चीज का, वो ऑलमोस्ट फिक्स है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सबकी फिक्स हैं, जो हर कोई पढ़ता है, ये उन्हीं को पढ़ता है, ठीक है। तो वो अगर उस पर क्वेश्चन आता है और वो आप गलत करते हैं तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो सब अच्छा करेंगे, हम लोग तो बहुत अच्छे से लिखेंगे उसको, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स के कंपैरिजन है, तो ये हमको पता ही होना चाहिए, सिलेबस में मेंशन है, मेरे पास नोट्स होने चाहिए। ऐसे कोई डायरेक्टली बुक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव नहीं जाता है। पर अगर किसी और सोर्स से कहीं आ गया, कहीं दूसरी जगह से ही आ गया क्वेश्चन, कोई सुना ही नहीं है, तो हम नॉर्मली सभी गलत करेंगे। हो सकता है लकी 1-2 लोग पढ़े हो तो कर दे, तो उससे आपको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो असर पड़ेगा आपकी रैंकिंग पे वो पड़ेगा जब आपने प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, जो सबको पता था, ये टॉपिक चल भी रहा था न्यूज में और ये टॉपिक बुक्स में भी था, उसको भी आपने अच्छे से नहीं लिखा, उसमें भी आंसर आपने क्वालिटी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप एक बुक को 5 बार पढ़ें, फाउंडेशन बुक फिक्स कर लें, ये बुक मेरी फाउंडेशन है, इसको मुझे 5 बार पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक और सोर्स पढ़ना है एक सब्जेक्ट का, तो तभी पढ़ें जब इंश्योर हो जाए कि ये सब्जेक्ट मेरी, मतलब ये प्राइमरी बुक मेरी 5 बार हो गई है, इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं सही करूंगा, उसके बाद दूसरा सोर्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स के लिए लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम सर दूसरा सोर्स भी पढ़े, क्या एक ही सोर्स को अपनी कोचिंग को रेफर करें, तो मेरा उसके लिए जवाब यही है कि अगर आप इंश्योर हो गए कि ये जो प्राइमरी सोर्स है वो मेरा 4 बार रिवाइज हो गया है, मैं श्योर हूँ कि इससे आएगा तो मैं सही कर दूंगा, तभी आप दूसरा सोर्स उठाइए, नहीं तो नहीं उठाइए। क्योंकि होता क्या है कि 70-80% सेम रहेगा, आपने उसको रिवाइज किया नहीं, 20% जो एक्स्ट्रा था उसके लिए आप दूसरी सोर्स पे चले गए, ना तो आपको 80% याद रहा, ना 20% याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। और इसमें सब याद करने के ऊपर है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, आंसर तो आपको मेंस में लिखने हैं, और मेंस का तभी याद रहेगा जब आपके एक्टिव माइंड में रहेगा, ना कि पीछे बैक ऑफ द माइंड रहेगा, क्योंकि वहां पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सिंपल एक लाइन मिलेगी, उस पर आपको 2 या 3 पन्ने लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे उतना फायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मैंने 55-60 टेस्ट लगभग लगाए थे, जिससे कि मुझे एकदम आइडिया हो जाए, सारी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन मैंने लगा लिए थे कि मैं एक बार मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा या 2 रीडिंग करूंगा, स्टार्टिंग में से स्टार्ट करूंगा कि पीछे से स्टार्ट करूंगा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा या लाइन से जाऊंगा। तो सब तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैं अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे एग्जाम के लिए मेरा सूटेबल है, वो मैंने लगाया। तो वो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इवॉल्व होता जाएगा, जो बेस्ट होगा वो आप अपने अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस से ये भी समझ में आता है कि मेरी कौन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हों, तो वो नॉर्मली उसकी अटेम्प्ट कर लेंगे जल्दी, तो उनसे टाइम बचा के आप दूसरे चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करिए।
किसी का हो सकता है ज्योग्राफी कमजोर हो, तो रादर देन गिविंग इक्वल टाइम टू एवरी सब्जेक्ट आप टाइम को डिवाइड करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम देंगे, जो अच्छा नहीं है, जो अभी रिवाइज नहीं हुआ मल्टीपल वाइज, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ये भी आपका एग्जाम देने समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से ये भी समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है रियलाइज करना। हो सकता है कोई एरिया आपका वीक रह जाए और क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे उसको ज़्यादा, हो सकता है वो वीक ही रह जाए, तो ऐसा नहीं करना है। इसको सबको थोड़ा सा लेके चलना है जिससे कि सब में स्कोर कर पाए। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल वाइज आएंगे कि आप ये अटेम्प्ट नहीं तो ये कर दीजिए। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं जीएस का जो क्वेश्चन है। ऑप्शनल मतलब उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, देखे होंगे ना पेपर आपने ऑप्शनल के, तो उसमें आता है कि आपको सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, उसमें से एक में से 3 एक में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह से आता है। आप देख लीजिएगा पेपर देखना बहुत जरूरी है, उससे माइंड मेकअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन लास्ट तो है, रिवीजन जितने रहेंगे उतने ज़्यादा फायदेमंद है, जितना रिवीजन रहेगा उतना आपको याद रहता है। अब जैसे अगर मैं अपने लक्ष्मीकांत बुक के रिवीजन अगर काउंट करूं तो फिर मेरे रिवीजन 4 अटेम्प्ट में 25 से ऊपर चले गए होंगे, ये एक है। मतलब आप अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रीलिम्स, फर्स्ट अटेम्प्ट का मेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट का फिर मतलब प्रीलिम्स और मेंस, फिर सेकंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, फिर थर्ड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, फोर्थ अटेम्प्ट का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो मेरे कितने हो गए? 8 बार हो गया। अगर मैं 3 बार रिवाइज करूँ तो फिर 25 बार, मतलब 24-25 बार रिवीजन हो गया। तो मुझे एक एक चीज़ बताती है उसमें कि ये टॉपिक कहाँ है और इस पढ़ने पे है, इस लाइन में लिखा है, ठीक है। तो वही रिवीजन का फायदा होता है, जो आपका चीज़ होती है वो कोई एकदम दिमाग में आ जाती है कि हाँ ये यहाँ है, ठीक है। तो ये ही मेन स्ट्रेटजी है एग्जाम की। बाकी आप लोगों को बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, तो वो भी सब मैं बता देता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप ही लोग क्वेश्चन पूछ लें। ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक एलिमेंट्स थे, ये ही 90% स्ट्रेटजी का सार है। ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी में आपको यही सब मिलेगा, ठीक है। बस फॉलो आपको करना है। कुछ चीज़ें आपको क्योंकि यूनिक होती है हर आदमी का, हो सकता है कोई सब्जेक्ट अच्छा हो, किसी की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो, किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, तो उसको उस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं करके, मैं एक बार लिस्ट कर लूंगा 5-7 क्वेश्चन, फिर एक साथ जवाब देते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 5-7 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है कि करके आता है सर। जैसे कोई टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर करते हैं और उसके बाद जब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो सर उसका जो कमीशन जिस तरह फ्रेम किया होता है सर उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। वो आएगा, बिल्कुल समझ गया बिल्कुल। ये तो क्योंकि यूपीएससी इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो हमेशा बहुत घुमा के पूछेगा कि मतलब जैसे वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन एक बार शायद आया हुआ है, वैल्यू एजुकेशन का अगर हम लोग एक्सेप्ट करते तो क्या चैलेंजेस जो इंडिया के हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन कैन रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर करंटली फेसिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब आपको ऐसे नहीं है डायरेक्टली कोई बुक में लिखा है आंसर और आप छाप देंगे, इसलिए यूपीएससी मेरा और है। हाँ सर जैसे कि कोई टॉपिक्स में सर उसमें इतना मतलब लेंथी लैंग्वेज दिया होता है, पर उसको कैसे समझें? वो एक्चुअली इस समय एक्सपीरियंस से आता है। तुम जब स्टार्टिंग करोगे आंसर राइटिंग की तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके मॉडिफाई होते जाएंगे, वो टफ होते जाएंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन को नॉर्मली ब्रेक करके ही समझ में आ पाता है। अगर आप कोई एग्जांपल देंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। वैसे जैसे मैंने अभी बताया वैल्यू एजुकेशन कैन रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें किस तरह से उसको पार्ट करना चाहिए, क्या इसमें पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, क्रिटिकली एनालाइज ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो क्या पार्ट होने चाहिए, किसी ने अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे क्या बोलना चाह रहा है इसमें। हाँ अरे यार मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं अभी आप उसी के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, बताऊंगा तुमको ऐसे का ऐसे राइटिंग। सर हाँ शिक्षा जीवन का आधार है सर। रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ। आधार पर रुको अभी। ब्रेक कैसे करेंगे आंसर को, कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? सर शिक्षा जीवन का आधार है, इसको दिमाग में रखकर उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर एक मतलब क्या मैंने बोला वैल्यू एजुकेशन कैन रिजॉल्व द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सोसाइटी। आप तो सर एक जो मतलब अच्छा व्यक्ति है वो ही एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कर सकता है। मतलब किसी सोसाइटी के निर्माण के लिए वहाँ के समाज जो या फिर वहाँ का जो समूह है उसका अच्छा होना जरूरी है, और उसका आधार अगर हम शिक्षा को बना कर आंसर राइटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, आंसर राइटिंग ये इस तरह से नहीं होगी इसमें। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं समझ गया आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, पर अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो बताइए। कोई बताना चाहे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा?
नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित कुमार है। तो अभी हम लोगों को कोचिंग पकड़े हुए महज 6 महीने हो गए हैं। तो अभी सारे सेगमेंट तो कंप्लीट हुए नहीं है, 2-3 सेगमेंट हो गए हैं, लेकिन अभी जैसे 25 में देना है तो हमारे लिए करंट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सेगमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसकी बेसिक जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उससे रिलेटेड करंट जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, तो उसको मैनेज किस तरह से करें कि करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें? चलिए मैं पहले उसका बता देता हूँ, जो आंसर राइटिंग का आंसर कर रहा था वो लोग और क्वेश्चन पूछने लगे। तो आंसर राइटिंग जो इसमें क्या होगा ना, आप समझिए, उसने बोला है कि जो इंडियन सोसाइटी जो चैलेंजेस फेस कर रही है प्रेजेंटली, वो वैल्यू एजुकेशन अगर होती तो वो रिजॉल्व कर देती। तो इसके क्वेश्चन के सिंपली 2 पार्ट हो गए कि इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस क्या क्या है, उनको वैल्यू एजुकेशन कैसे रिजॉल्व करेगी। ठीक है, यही 2 पार्ट हो गए। इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग आपकी मुझे लग रहा है कि ठीक शुरू नहीं हुई अच्छे से। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस, मान लीजिए किसी भी चीज के चैलेंजेस लिखने हैं तो नॉर्मली सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ऐसे करके लिखते हैं, जो हम लोग वेस्टर्न एनालिसिस आपने सुना होगा। जैसे चैलेंजेस अगर मान लो किसी चीज के भी लिखने हैं तो उसके सोशल पॉलिटिकल चैलेंज क्या है, सोशल चैलेंज क्या है, इकोनॉमिकल चैलेंज क्या है, एनवायरमेंटल चैलेंज क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंज क्या है, इंटरनेशनल अगर है तो क्या है, और एथिकल चैलेंज क्या है। अब क्या इंडियन सोसाइटी के पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या लगते हैं आपको? करप्शन नहीं है, पॉलिटिकली इशू है कि नहीं? सोशल चैलेंजेस नहीं यार, ये कोई शुरू करने वाली चीज नहीं है, ये इन जनरल आपके ऑब्जर्वेशन की चीज है, वो हो जाएगा शुरू में भी। सही है, सही कह रहे हैं आप, मतलब जब शुरू करेंगे तो ज्यादा दिमाग में चलने लगेगा, लेकिन यही चीज है जो मतलब आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो जब आप शुरू कर देंगे तो हो सकता है ज्यादा समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म, रीजनलिज्म, पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये सब सोशल चैलेंजेस हैं इंडियन सोसाइटी के। तो ये जो चैलेंजेस मैं अभी लिस्ट कर रहा हूँ वो कैसे वैल्यू एजुकेशन से करेंगे, तो इस तरह से आंसर पूछे जाएंगे। जब तुम ब्रेक करोगे ना आंसर्स को, क्वेश्चन को, तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा जवाब था उसका। एक तो ब्रेक करना है, फिर आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस जैसे जैसे होगा वैसे समझ में आएगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो बाद में मुझे बता देना, कोई क्वेश्चन ये सर मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा है। तो एक्चुअली कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, वो यूपीएससी घुमाती है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं समझने में। वो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इस तरह से ब्रेक करके आप कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी पूछे, ऐसे राइटिंग कैसे करना है और करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है। देखिए करंट अफेयर्स को मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बाकी आपकी ओपिनियन के हिसाब से आप चलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका हर किसी टॉपर का अपना अपना है, और आपका भी अपना रहेगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी अपना तरीका बताएंगे कि यार मैं इस तरह से पढ़ता था, बाकी लोगों का अलग। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जब तक बेसिक्स कंप्लीट नहीं कर लिए सारे सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी करंट अफेयर्स में आ गया, जिसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 0.5% से डिक्रीज कर दिया। अब आपको मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पता, रेपो रेट ही नहीं पता, तो फिर वो करंट अफेयर्स की न्यूज आपने क्या काम की है? कोई काम की नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, ना आपको कभी यूज होगा वो। ठीक है, तो इसलिए जब तक बेसिक्स ना हो जाए, एटलीस्ट पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी का और इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा बहुत बेसिक्स ना हो जाए, तब तक करंट अफेयर्स पढ़ना इज नॉट बट, ये मेरा मानना है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, हो सकता है आपको और ज़्यादा, जैसे आपने अगर आज इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेंगे। अभी आपको मेरे हिसाब से, जैसे अब मैं पुटअप कर रहा हूँ, तो अपने लोगों को सबको पता ही होगा कि मेरे मतलब मेरे न्यूज़ का कोई रेलेवेंस है मेरे लिए कि नहीं। आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता है कि नहीं, आरबीआई पता है कि नहीं, रामसर साइट जैसे कोई ऐड हो जाती है, अभी न्यूज़ में आया कोई रामसर साइट में कोई वेटलैंड ऐड हो गया, तो व्हाट इज रामसर कन्वेंशन, व्हाट इज वेटलैंड, व्हाई इट इज यूजफुल, व्हाट हैपेंड व्हेन एनी साइट इज एडेड इन रामसर एंड व्हाट इज देयर इकोसिस्टम, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप उसकी न्यूज़ की इंपॉर्टेंस को, उसकी रेलेवेंस को समझ पाएंगे, कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ काम आएगी। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट केवल प्रीलिम्स की तरफ है तो ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पर आपको अगर मेंस की प्रिपरेशन वाइज चलना है कि ये न्यूज़ है, तो इसका किस तरह से मैं अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करूँगा, तो दैट विल बी अंडरस्टूड बाय यू ओनली व्हेन जब आपका बेसिक्स केवल होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करंट अफेयर्स उसके बाद शुरू करेंगे। अब अगर मान लीजिए सपोज आपका हो गया है बेसिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो
तो नॉर्मली वही मैंने बोला इसमें भी एक ही कोचिंग मटेरियल को आप फॉलो करिए। नॉर्मली 70-80% न्यूज आर सिमिलर इन एवरीथिंग। वो सब लोग वही 5-6 न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन प्लस PIB और 2-3 जो ऐसी साइट है उनका कंपाइलेशन प्लस कुछ मैगजीन्स कंपाइलेशन करके ही बनाते हैं। तो 80% वो सब सेम ही रहेगा 100%। ठीक है, वही एनालिसिस होती है, वही न्यूज़ होती है। न्यूज़ बदल थोड़ी सकती हैं, आपके लिए न्यूज़ है वो भी दूसरे के लिए भी वही न्यूज़ है, वही न्यूज़पेपर है, सब वही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक ही फॉलो करिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं ये इसका मैंने पढ़ लिया है, मेरा अच्छे से रिवाइज हो गया है, मेरे को याद है, तो फिर आप दूसरा मटेरियल देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी एडवाइस रहेगी। और जब तक बेसिक्स ना हो जाए तब तक करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक्स पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, फिर एक पूछा है ऐसे की राइटिंग भी जब तक आपके बेसिक्स नहीं हो जाएंगे, थोड़ा बहुत करंट नहीं कवर हो जाएगा, ऐसे भी करना यूजफुल नहीं है। ऐसे का तुमने पूछा, तो ऐसे का क्योंकि ऐसे जो बनता है वो सारी नॉलेज को कंपाइल करके ही बनता है। ठीक है, अब के ट्रेंड की बात करूँ तो अब तो फिलोसफिकल ऐसे आने लगे हैं, है ना। अब वो सेक्सुअल टाइप के ऐसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले और वुमेन एम्पावरमेंट वाले वो ऐसे अब आ नहीं रहे हैं। सेक्सुअल फिलोसफिकल ऐसे आते हैं। तो फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग इज एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब आर्ट। उसमें कैसे आप करना है, हम लोग भी जब मेरा 3rd अटेम्प्ट था तब ये शुरू हो गए थे। 1st और 2nd अटेम्प्ट तो निकल गया, फिर 3rd अटेम्प्ट में शुरू हो गया था इस तरह के। तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि अगर फिलोसफिकल ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं तो कैसे। उसमें नॉर्मली एनेक्डोट बहुत सारे निकालने पड़ते हैं हमको। ठीक है, जो स्टोरीज हैं अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव वो लाएंगे तो फिलोसफी में कनेक्ट करनी पड़ती हैं और वो तब होता है। वो एक अलग टाइप का चीज़ है। पर जो नॉर्मली ऐसे का जो कंटेंट मेकिंग होगी वो GS की ही पढ़ाई की है। सारी GS में जो पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, वही सब चीज़ें कंपाइल होके फाइनली ऐसे बनाती हैं। करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी ऐसे बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक उस टाइम पे किसी एक न्यूज़ आई थी, मतलब एक न्यूज़पेपर में खबर हुई थी कि एक आदमी का बच्चा पॉट होल बहुत ज़्यादा गड्ढा था तो उसमें मोटरसाइकिल गिरने की वजह से कुचल गया, मतलब उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और ट्रक से कुचल गई। तो ये न्यूज़ आई थी। तो उसका रिएक्शन क्या था, उसने रिएक्शन उसके बाद होने के बाद उसने सारे मतलब गुस्सा करने की जगह या फिर विद्रोह करने की जगह उसने अपने पूरे गांव के सारे फोटोज भर दिए, मतलब अपने पैसे लगा के। तो ये न्यूज़ आई थी, बड़ी अच्छी खबर हुई थी। तो मैंने ये अपने ऐसे के नोट्स में डाल ली। अब ये ही न्यूज़ मेरी फिलोसफिकल ऐसे का इंट्रोडक्शन थी, मेरे आंसर्स में इंट्रोडक्शन थी। तो कैसे टॉपिक से कनेक्ट करना है इस न्यूज़ को, वो आप जब आप एक्चुअली जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे का, जब फॉर्मेट बनाने लगेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने से पहले आपको थोड़ा सा उसका ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, रफ वर्क करना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज़ें डालूंगा, ये एग्जाम्पल डालूंगा, ये आस्पेक्ट डालूंगा। तो वो आस्पेक्ट्स आप डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको लग रहा होगा यार ये कैसे कर लिया, वो सब हो जाता है एक्सपीरियंस के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा तो वो आ जाता है समझ में। तो इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ को भी आए, कोई अच्छी आए तो आप उसको अपने पास रखिए और फिर अपना दिमाग लगाते रहिए कि यार हाँ इसमें ये कनेक्ट हो सकता है। कनेक्टिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लोग पूछते हैं कि यार बहुत लोग एक ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो उनकी कनेक्टिंग पावर ये है कि कम कंटेंट को कैसे बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करें। अब इंटरनेशनल सोलर लाइन से एक चीज़ है, इंटरनेशनल सोलर लाइन आपने सुना होगा किसी ने, कि सोलर पावर कंजर्वेशन के लिए इंडिया के इनिशिएटिव लिया था और सारी कंट्रियों से एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया गया। तो इसके कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये आप अगर इंटरलिंक करेंगे तो वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी है इंडिया को, सोशल भी है, एनवायरमेंटल भी है, इकोनॉमिकल भी है, इंटरनेशनल भी है, सब तरह के बेनिफिट है। कैसे कि इंटरनेशनली तो हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं तो सारा जियो पॉलिटिक्स वहीं पे है। उसके बाद इकोनॉमिकली ये अगर इतना इन्वेस्टमेंट आता है तो इंडिया के लिए, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंट्री, तो उसको ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है और भी सरप्लस बन सकती है एनर्जी का, इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगी। सोशली कैसे, रूरल एरियाज में हमारे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर पावर कैन बी अ ग्रेट सोल्यूशन। उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का तरीका बहुत अच्छा इकोनॉमिकल एरिया है। डेजर्ट एरिया, बहुत सारे तरह के एरिया है जहाँ पे पावर लाइन्स बिछाना पड़ता है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। इन्वायरमेंटली कैसे हेल्प करेगी, तो इसका फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन कम करेगी, उसके हमको कोल बेस्ड जो एनर्जी बनाते हैं उसकी जगह हम लोग सोलर बेस्ड एनर्जी बनाते हैं। तो इसके कई एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से हर न्यूज़ के हर चीज़ हर पॉइंट के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, वो इसी तरह से निकलेंगे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल न्यूज़। तो आप सोचेंगे तो एक ही कंटेंट में इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो उससे समझ अच्छा भी लगेगा एग्जाम्पल को, हाँ ये पॉइंट उसने अच्छा कनेक्ट किया, अच्छी तरह सोचा विचारा है, डायरेक्टली यूज़ नहीं किया। प्लस आपको भी कम कंटेंट थोड़ा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो पाएंगी। ठीक है, ये एक तरीका है।
तो ऐसे का तो जब आपका पूरा जीएस प्रिपरेशन हो जाए और जीएस थोड़ा सा करंट अफेयर हो जाए तब शुरू करिए, और सिर्फ कनेक्टिंग द डॉट्स है वो तो एकदम टॉपर्स कॉपी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उससे समझ में भी आएगा कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक करके। राधे राधे सर। हाँ राधे राधे। सर मेरा नाम दीपक सरोज है। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर भूमिका कितनी लाइन में लिखे? ऐसे की? हाँ। और मेंस की। अच्छा, मेंस की इंट्रोडक्शन कितनी लाइन में लिखे? हाँ। 3 से 4 लाइन है, उससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन, बाकी मेन बॉडी। सर मेन बॉडी में पॉइंट वाइज एकदम। मेरी एक बार आप नेट पे डाल देना, मेरी नहीं और भी सब टॉपर्स की कॉपी आपको मिल जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा। सारे टॉपर्स आप केवल पॉइंट वाइज लिखते हैं, 3-4 लाइन कंक्लूजन, 3 लाइन इंट्रोडक्शन। सर एक पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, पर्सनल क्वेश्चन पर्सनल पूछना चाहिए ना यार, ये सबकी पर्सनल है। अच्छा, सर ये जो पढ़ाई है और प्रेम एक साथ में शुक्रा के मेरा प्यार इंतजाम। भाई यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, 2-3 दिन के बाद यूट्यूब पे पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। देना है किसी को लिंक भेज दीजिएगा 2-3 दिन बाद यूट्यूब पे। आपका माइक का ऑन नहीं। अरे यूट्यूब पे जो पड़ेगा वो ओरिजिनल सॉन्ग रहेगा। हाँ, और ये ओरिजिनल ना मान लीजिए। यूपीएससी के तैयारी के दौरान हमें प्लान भी रखना चाहिए। और दूसरा सवाल है सर, सी सेट जो है, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं मैथ से नहीं किया है, मतलब तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। अभी तो मैथ्स वालों के लिए भी दिक्कत हो रही है मैडम। अभी जिस तरह का फीडबैक, मतलब मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है, खराब कर रहा है। अभी तो जो मैथ्स वाले भी हैं वो भी फेल हो जा रहे हैं टीचर। कई मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स फेल हो गए टीचर। तो अभी टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अब आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, टफ कर दिया है टीचर थोड़ा सा। मतलब पिछले 2 सालों से तो ये है, बाकी आगे क्या होना है वो तो यूपीएससी जानती है, आगे कैसे करेगी यूपीएससी, पर इससे बहुत असर पड़ रहा है। और इवन आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो फिर इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं नॉर्मली, और ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं फिर पहले कंपेरिजन में, क्योंकि वो और सीसेट टफ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सीसेट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस सबसे पहले शुरू करिए प्रीवियस के पेपर से, सीसेट के पिछले 10 साल के सीसेट के पेपर लगाइए, उससे आपको समझ में आएगा कि आपका सीसेट में लेवल क्या है। आपका अगर 100 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, टाइम में लगाइएगा, ऐसे नहीं लगाइए कि मन से आप आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उससे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग रिलैक्स होकर बैठते हैं तो फिर सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इवन यूपीएससी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पर वो टाइम का प्रेशर वही इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे टाइम के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। तो वो टाइम के अंदर अगर आप पेपर लगाएं और आपका 100 प्लस आ रहा है तो फिर आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, लास्ट में वो हो जाएगा। तो लास्ट के 2 महीने में अगर आपका क्वेश्चन आपका स्कोर 60 से भी कम आ रहा है तो फिर आपको सीरियसली उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रेगुलरली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हर मंथ में 1-2 टेस्ट देना जरूरत है। और जो टॉपिक आपके उसमें भी कई तरह के टॉपिक होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वो सब तरह के टॉपिक रहेंगे। फिर आपको जो टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं है उस टॉपिक के फिर आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो सीसेट का तो ये है। और पूछा था प्लान बी। हाँ, प्लान बी का यार सबका अपना अपना है, आपका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। मेरा अपना सोल्यूशन ये था तो मैंने छोड़ दी थी, मैंने आपको बताई, मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी की है। प्लान बी रखने के फायदे नुकसान दोनों हैं। प्लान बी रखेंगे तो थोड़ा सा आदमी रिलैक्स भी रहता है, और फिर प्लान बी नहीं रखेंगे तो रिस्क इज प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतनी ज़्यादा सक्सेस का चांस है। आपके पास कुछ ही नहीं है खोने को, ठीक है, तो फिर तो आप रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा। और आपके पास है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आपको कुछ ही नहीं बचा, अब इसमें लगना ही पड़ेगा, तो फिर आप अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 12 घंटे की आप 14 घंटे पढ़ेंगे, फिर यार मेरे पास कुछ ही नहीं बचा, तो ये सब भी चला गया, क्या करूँगा। तो फिर इस तरह से तो वो आपका ही वो है। बाकी फिर केवल आपके नहीं, फिर आपकी फैमिली का भी वो है कि फैमिली क्या सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि हर चीज़ में आप फैमिली को छोड़ भी नहीं सकते हैं। वो भी फाइनेंशियली आपको